काफी सारे लोग जानते होंगे कि पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए इंडियन रुपी आज अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है। इनफैक्ट ये वीडियो बनाते टाइम एक यूएस डॉलर की कीमत 80 रुपए 22 पैसे चल रही है और हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप देखें तब तक ये इससे भी ज्यादा डाउन हो चुका हो। दोस्तों इंडियन रुपी जिस स्पीड से नीचे गिर रहा है वो हम सभी के लिए एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों भारत में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो उससे पहले आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठा लिया, जहां इंडियन कंपनीज अब डॉलर की जगह डायरेक्टली इंडियन रुपी से ही इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएंगी। और दोस्तों आरबीआई का ये प्लान अगर सक्सेसफुल हो गया तो इंडियन रुपी की वैल्यू आसमान छू सकती है। अब आरबीआई का ये पूरा प्लान क्या है और ये इंडियन रुपी के इस फॉल को रोक कैसे पाएगा, इन सारी चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों 11 जुलाई 2022 के दिन आरबीआई ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडियन रुपी में पेमेंट को अलाउ कर दिया है। यानी इंडियन कंपनीज अब फॉरेन ट्रेड लाइक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए डायरेक्टली रुपी में पेमेंट कर सकते हैं। अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इससे पहले हम लोग किस तरह और किस करेंसी में ट्रेड करते थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई के इस डिसीजन से पहले हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रुपी नहीं बल्कि यूएस डॉलर का यूज करते थे, क्योंकि यूएस डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसे सभी कंट्री में एक्सेप्ट किया जाता है और दुनिया के किसी भी कोने में इसे दूसरी करेंसी के साथ बेहद आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिया की कोई कंपनी है जिसे जर्मनी की किसी कंपनी को पेमेंट करना है, तो वो कंपनी हमारे इंडियन रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इंडियन रुपी उस जर्मन कंपनी के लिए कोई काम का नहीं। इसलिए इसकी जगह वो कंपनी यूएस डॉलर में पेमेंट को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आगे जब भी उसे जरूरत होगी तो वो दूसरे देश से कोई चीज परचेज करने के लिए उन डॉलर्स का यूज आसानी से कर सकती है। और दोस्तों यही वजह है कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटल करने के लिए हमारे इंडियन ट्रेडर्स को डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। अब दोस्तों डॉलर्स कोई पान की दुकान में तो मिलते नहीं हैं, इसलिए इंडियन ट्रेडर्स को अपने इंडियन रुपी के बदले में डॉलर्स परचेज करने पड़ते हैं, जो कि पॉसिबल है केवल इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट से। दोस्तों इस काम के लिए उन्हें एक अच्छा खासा एक्सचेंज फी चुकाना पड़ता है और तब जाकर उन डॉलर्स के जरिए इंटरनेशनल पेमेंट सेटल किया जाता है। दोस्तों ये तो बात हुई उस मेथड की जो अभी तक चलता आ रहा था। अब बात करते हैं उस नए मैकेनिज्म की जो आरबीआई के इस डिसीजन के बाद से शुरू होगा। दरअसल दोस्तों अब हमें इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए डॉलर या किसी दूसरी विदेशी करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये पॉसिबल हो पाएगा नॉस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट्स के जरिए। अब दोस्तों ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली पॉसिबल कैसे होंगी उसे समझने से पहले हमें नॉस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में जानना होगा। बेसिकली दोस्तों नॉस्ट्रो एंड वोस्ट्रो दो अलग अलग बैंकिंग टर्म्स हैं, जिनको आमतौर पर इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होने वाले बैंक अकाउंट को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। दोस्तों नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड्स हैं जिनका मतलब हमारा और आपका होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी विदेशी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करके अगर हम उसमें अपना पैसा डालते हैं तो वो हमारे लिए नॉस्ट्रो अकाउंट होता है, मतलब हमारा अकाउंट। वहीं उस दूसरी कंट्री के पर्सपेक्टिव से वही सेम अकाउंट उनके लिए वोस्ट्रो बन जाता है, मतलब आपका अकाउंट। इन सिंपल वर्ड्स जब हमारा पैसा कोई विदेशी बैंक अपने पास होल्ड करके रखता है तो उसे नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, और अगर हमारे देश का बैंक किसी विदेशी बैंक के पैसों को अपने पास होल्ड करता है तो वो वोस्ट्रो अकाउंट कहलाता है। दोस्तों अब हम इसके ट्रांजैक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इंडिया जर्मनी के साथ कोई ट्रेड करता है, तो इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इंडिया क्या करेगा कि वो जर्मनी के किसी बैंक में अपना एक नॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर लेगा। सिमिलरली जर्मनी भी इंडिया के किसी बैंक में अपना एक वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करेगा। अब दोस्तों इन अकाउंट से फायदा ये होगा कि अगर हम जर्मनी से कोई चीज खरीदते हैं तो हमें उसकी पेमेंट करने के लिए अपने इंडियन रुपी को डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना होगा, बल्कि हम अपने नॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर डायरेक्टली इंडियन रुपी में ही पेमेंट कर पाएंगे, जहां जर्मनी हमारे इंडियन रुपी को अपने पास उस अकाउंट में जमा करके रखेगा और इन फ्यूचर जब भी उसे इंडिया से कोई चीज परचेज करनी होगी तो वो उसी सेम इंडियन करेंसी से हमारे देश के वोस्ट्रो अकाउंट से इजिली ट्रेड कर लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि पहले वाले मेथड यानी डॉलर से ट्रेड करने में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि आरबीआई को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा, और इस नए पेमेंट सिस्टम में ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जो हमारी करेंसी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दोस्तों आरबीआई के इस मूव के पीछे मल्टीपल रीजंस हैं और इसमें सबसे पहला रीजन है रुपी के फॉल को रोकना और उसे एक स्टेबल करेंसी बनाना। दरअसल होता क्या है कि जब भी हम कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अपने इंडियन रुपी के बदले में डॉलर को परचेज करते हैं तो उससे हमारे रुपी की वैल्यू डाउन हो जाती है और डॉलर की वैल्यू अप हो जाती है। और दोस्तों ये रुपी के फॉल का बहुत बड़ा रीजन है। इसलिए आरबीआई ने एक ऐसा स्टेप लिया जिससे ना तो हमें रुपी को डॉलर में चेंज करना होगा और ना ही इसके लिए हमें कोई एक्सचेंज फी चुकाने होंगे। और दोस्तों इससे हमारी करेंसी अपने आप स्टेबल होती जाएगी।
इसके अलावा दोस्तों आरबीआई के इस डिसीजन के पीछे दूसरा बड़ा रीजन है टाइमिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 5 महीनों से रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है और इस वॉर की वजह से अमेरिका ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर रूस पर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसके चलते रूस अब चाह कर भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर का यूज नहीं कर सकता। और इन सैंक्शंस की वजह से रूस की सिचुएशन आज ऐसी हो गई है कि वो दुनिया के किसी भी करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार हो गया है। और इस मौके का फायदा उठाने के लिए आरबीआई ने ये डिसीजन खास तौर से इसी टाइम पर लिया है, क्योंकि इस समय रूस के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड करना और एक नया ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करना बहुत आसान होगा। साथ ही इस नए ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में रुपी का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जो अल्टीमेटली हमारी करेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों इस डिसीजन के पीछे तीसरा बड़ा रीजन है यूएस का अपने डॉलर की पावर का बार बार मिसयूज करना। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया था कि डॉलर को दुनिया में इजीली एक्सेप्ट किया जाता है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट भी अमेरिका के ही पास है। ऐसे में दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देश अपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर और स्विफ्ट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और अमेरिका फिर इसी डिपेंडेंसी का गलत फायदा उठाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगाता है और रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से जिस तरह इसने रूस पर सैंक्शंस लगाए हैं उसे देखकर सभी देश अब पूरी तरह सावधान हो गए हैं, क्योंकि सभी को ये डर है कि अगर कल किसी बात को लेकर उनके रिश्ते अमेरिका से खराब हो गए तो वो रूस की तरह उन पर भी सैंक्शंस लगाकर उन्हें भी बर्बाद कर सकता है। और दोस्तों यही वजह है कि दुनिया का कोई भी देश अब डॉलर या अमेरिका पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। दोस्तों इन सभी चीजों के चलते पिछले कई सालों से दुनिया में डी डॉलराइज ट्रेंड चल रहा है, जहां बहुत सारी कंट्रीज धीरे धीरे करके अपनी डॉलर डिपेंडेंसी को कम कर रही हैं। वैसे दोस्तों पहले भी कई बार डॉलर के खिलाफ इस तरह के ट्रेंड चल चुके हैं, यहाँ तक कि कई साल पहले ही रूस और चीन अपना एक अल्टरनेटिव भी डेवलप कर चुके हैं। और पिछले 2 डेकेड्स का डेटा अगर देखें तो पता चलता है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के अंदर डॉलर की हिस्सेदारी करीब 10% कम हो गई है। और दोस्तों इसी डी डॉलराइज ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए आरबीआई ने डायरेक्टली रुपी में ट्रेड करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि डॉलर को अपोज करने वाली कंट्रीज को भारत आसानी से रुपी में ट्रेड करने के लिए मना सकता है। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो हमारी इंडियन रुपी दूसरे देशों के फॉरेन रिजर्व तक पहुंच जाएंगी, जो कि हमारी करेंसी को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि दोस्तों ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब इंडिया सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि कई सारे देशों को कन्विंस करके उनके साथ एक बड़े लेवल पर रुपी में ट्रेड करना शुरू कर दे। अब दोस्तों इंडिया अपने इस प्लान में शामिल करने के लिए कितने देशों को कन्विंस कर पाता है ये पूरी तरह हमारी गवर्नमेंट और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा इंडिया अगर खुद को एक ऐसी कंडीशन में लाना चाहता है जहाँ दुनिया के सभी देश सामने आकर हमारे साथ रुपी में ट्रेड करें, तो इसके लिए हमें चीन की तरह दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनना होगा, जो कि 1 या 2 साल में होना पॉसिबल नहीं है। खैर दोस्तों आरबीआई ने ये स्टेप तो बढ़ा लिया है, अब देखते हैं कि उनकी ये कोशिश किस हद तक कामयाब होती है। बाकी दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि यूपीआई ने कैसे भारत के पेमेंट सिस्टम में क्रांति ला दी है तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। पब्लिश की गई एक असैसिनेशन की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। खबर यह थी कि शिंजो आबे, जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में करीब 9 सालों तक सर्व कर चुके हैं, उन्हें एक कैंपेन स्पीच के दौरान किसी ने शूट करके उनकी हत्या कर दी। इनकी हत्या के बाद ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं किया जा सकता है कि विश्व राजनीति ने एक जिम्मेदार नेता, जापान ने एक होनहार पूर्व प्रधानमंत्री और भारत ने अपना एक सच्चा राजनीतिक मित्र खो दिया। और बिल्कुल आज की इस वीडियो से हम इस वर्ल्ड फेमस लीडर की पर्सनल लाइफ के अलावा इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो आइए इनकी कहानी शुरू करते हैं। तो शिंजो आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 को जापान के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवार में हुआ था। इनके पिता शिंतारो आबे जापान के लीडिंग पॉलिटिशियंस में से एक थे, जो 1958 से 1991 तक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर रहे और इस दौरान इन्होंने चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री फॉर इंटरनेशनल ट्रेड और मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर्स जैसे डिपार्टमेंट्स में सर्व किया। इसके अलावा इनके ग्रैंडफादर कैन आबे भी 1937 से 1946 तक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर थे। मतलब इनके परिवार की पॉलिटिकल हिस्ट्री इनके जन्म से भी कई दशकों पुरानी है। शिंजो ने अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बैचलर्स की पढ़ाई के लिए पॉलिटिकल साइंस के विषय का चयन किया। 1977 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए शिंजो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई करी और अप्रैल 1979 में जापान वापस आने के बाद इन्होंने जापान की एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोबे स्टील में काम करना शुरू किया। करीब 3 साल तक वहां काम करने के बाद इन्होंने वो कंपनी छोड़ दी और सरकार की कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस के लिए अपनी सेवाएं देने लगे। और कुछ समय के अनुभव के बाद 1993 में इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी,
जब यामागुची प्रोविंस के लिए इन्हें पहली बार इलेक्ट किया गया था। और इस समय से शिंजो पॉलिटिकली काफी एक्टिव हो गए। गवर्नमेंट पोजीशंस के अलावा इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के भी कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को संभाला और कुछ ऐसे पावरफुल डिसीजंस लिए जिसकी वजह से इन्होंने एक कुशल लीडर के रूप में अपनी छवि बनाई। खासकर नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच हुए नेगोशिएशंस में इनकी भूमिका ने इन्हें देश भर में पॉपुलर बना दिया। पार्टी में इनकी भूमिका को देखते हुए साल 2006 में इन्हें लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया और इसी साल इन्हें जापान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी चुन लिया गया। प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपने पहले टर्म में शिंजो ने जापानीज बजट को बैलेंस करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ताइवान और इंडिया जैसे देशों के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बनाकर फॉरेन पॉलिसीज पर ध्यान दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से इन्हें जल्दी ही अपने पद को छोड़ना पड़ा और फिर साल 2012 में सेकेंड टर्म के लिए इन्हें एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट कर लिया गया। इस टर्म में भी शिंजो ने इकोनॉमिक पॉलिसीज पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया, जिसमें विशेषकर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी पर फोकस रखा गया था। फिर 2014 में तीसरी बार इन्हें प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए इलेक्ट किया गया, जिसमें इन्होंने जापान यूएस अलायंस पर विशेष ध्यान दिया, जिसे अलायंस ऑफ होप भी कहा गया। इसके साथ शिंजो एबे ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी दिसंबर 2015 में एक डील साइन करी थी, जिससे इंडिया और जापान के बीच अच्छे राजनीतिक रिलेशंस बनने लगे थे। शिंजो एबे खुद एक पावरफुल लीडर होने के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग जैसे दूसरे लीडर्स से भी इनकी अच्छी मित्रता थी। इसके बाद साल 2017 में चौथी बार इन्हें जापान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट किया गया और काफी लंबे समय तक इस पद को सर्व करने के बाद अगस्त 2020 में इन्होंने रिटायर होने का फैसला किया। अपनी कार्यकाल के दौरान इनके द्वारा किए गए कामों की वजह से इन्हें कई इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। तो दोस्तों, ये तो थी शिंजो एबे की पॉलिटिकल लाइफ। वहीं अगर अब हम इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो शिंजो ने एक जापानीज रेडियो डीजे आकी एबे को 1987 में अपना लाइफ पार्टनर बनाया था। प्राइम मिनिस्टर के पद से रिटायर होने के बाद भी शिंजो का जापान में काफी इन्फ्लुएंस था और 8 जुलाई 2022 को शिंजो को जापान के नारा प्रोविंस में होने वाले इलेक्शन के लिए एक पब्लिक स्पीच देनी थी। ये स्पीच सुबह के 11:10 बजे के लिए शेड्यूल्ड थी। शिंजो करीब 9 मिनट लेट उस जगह पर पहुंचे और स्पीच देनी शुरू करी। इसी दौरान सिक्योरिटी की मौजूदगी के बावजूद इनके ऊपर 2 बार फायरिंग की गई। जिसने इनके ऊपर गोली चलाई थी उसने एक होममेड गन का इस्तेमाल करा था। शूटिंग के तुरंत बाद उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। गोली लगने के कुछ वक्त तक तो शिंजो कॉन्शियस थे, पर उनकी स्थिति जल्दी ही बिगड़ने लगी। आनन फानन में एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर से इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने शिंजो को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अंततः उनकी कोशिशें असफल रही और शाम 5 बजे इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके कुछ ही मिनटों में यह खबर बिजली की रफ्तार से पूरी दुनिया तक फैल गई और सभी के लिए ये काफी आश्चर्यजनक बात थी। भारत की कई फेमस पर्सनालिटीज ने भी इनकी मृत्यु पर अपना शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो एबे से अपनी मुलाकात और अनुभवों के कई किस्से शेयर किए और कहा कि मैं अपने सबसे प्यारे मित्रों में से एक शिंजो एबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूँ। और उन्होंने कहा कि शिंजो एबे के सम्मान में 9 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। तो दोस्तों, यही थी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के घनिष्ठ मित्रों में से एक शिंजो एबे की कहानी। शिंजो एबे की इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे कि पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए इंडियन रुपी आज अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है। इनफैक्ट ये वीडियो बनाते टाइम एक यूएस डॉलर की कीमत 80 रुपए 22 पैसे चल रही है और हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप देखें तब तक ये इससे भी ज्यादा डाउन हो चुका हो। दोस्तों, इंडियन रुपी जिस स्पीड से नीचे गिर रहा है वो हम सभी के लिए एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो उससे पहले आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठा लिया, जहां इंडियन कंपनीज अब डॉलर की जगह डायरेक्टली इंडियन रुपी से ही इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएंगी। और दोस्तों, आरबीआई का ये प्लान अगर सक्सेसफुल हो गया तो इंडियन रुपी की वैल्यू आसमान छू सकती है। अब आरबीआई का ये पूरा प्लान क्या है और ये इंडियन रुपी के इस फॉल को रोक कैसे पाएगा, इन सारी चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, 11 जुलाई 2022 के दिन आरबीआई ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडियन रुपी में पेमेंट को अलाउ कर दिया है। यानी इंडियन कंपनीज अब फॉरेन ट्रेड लाइक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए डायरेक्टली रुपी में पेमेंट कर सकते हैं। अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इससे पहले हम लोग किस तरह और किस करेंसी में ट्रेड करते थे।
तो दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई के इस डिसीजन से पहले हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रुपी नहीं बल्कि यूएस डॉलर का यूज करते थे, क्योंकि यूएस डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसे सभी कंट्री में एक्सेप्ट किया जाता है और दुनिया के किसी भी कोने में इसे दूसरी करेंसी के साथ बेहद आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिया की कोई कंपनी है जिसे जर्मनी की किसी कंपनी को पेमेंट करना है, तो वो कंपनी हमारे इंडियन रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इंडियन रुपी उस जर्मन कंपनी के लिए कोई काम का नहीं। इसलिए इसकी जगह वो कंपनी यूएस डॉलर में पेमेंट को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आगे जब भी उसे जरूरत होगी तो वो दूसरे देश से कोई चीज परचेज करने के लिए उन डॉलर्स का यूज आसानी से कर सकती है। और दोस्तों यही वजह है कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटल करने के लिए हमारे इंडियन ट्रेडर्स को डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। अब दोस्तों डॉलर्स कोई पान की दुकान में तो मिलते नहीं हैं, इसलिए इंडियन ट्रेडर्स को अपने इंडियन रुपए के बदले में डॉलर्स परचेज करने पड़ते हैं, जो कि पॉसिबल है केवल इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट से। दोस्तों इस काम के लिए उन्हें एक अच्छा खासा एक्सचेंज फी चुकाना पड़ता है और तब जाकर उन डॉलर्स के जरिए इंटरनेशनल पेमेंट सेटल किया जाता है। दोस्तों ये तो बात हुई उस मेथड की जो अभी तक चलता आ रहा था। अब बात करते हैं उस नए मैकेनिज्म की जो आरबीआई के इस डिसीजन के बाद से शुरू होगा। दरअसल दोस्तों अब हमें इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए डॉलर या किसी दूसरी विदेशी करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये पॉसिबल हो पाएगा नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट्स के जरिए। अब दोस्तों ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली पॉसिबल कैसे होंगी उसे समझने से पहले हमें नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में जानना होगा। बेसिकली दोस्तों नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो दो अलग अलग बैंकिंग टर्म्स हैं जिनको आमतौर पर इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होने वाले बैंक अकाउंट को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। दोस्तों नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड्स हैं जिनका मतलब हमारा और आपका होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी विदेशी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करके अगर हम उसमें अपना पैसा डालते हैं तो वो हमारे लिए नॉस्ट्रो अकाउंट होता है, मतलब हमारा अकाउंट। वहीं उस दूसरी कंट्री के पर्सपेक्टिव से वही सेम अकाउंट उनके लिए वॉस्ट्रो बन जाता है, मतलब आपका अकाउंट। इन सिंपल वर्ड्स जब हमारा पैसा कोई विदेशी बैंक अपने पास होल्ड करके रखता है तो उसे नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, और अगर हमारे देश का बैंक किसी विदेशी बैंक के पैसों को अपने पास होल्ड करता है तो वो वॉस्ट्रो अकाउंट कहलाता है। दोस्तों अब हम इसके ट्रांजैक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इंडिया जर्मनी के साथ कोई ट्रेड करता है, तो इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इंडिया क्या करेगा कि वो जर्मनी के किसी बैंक में अपना एक नॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर लेगा। सिमिलरली जर्मनी भी इंडिया के किसी बैंक में अपना एक वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करेगा। अब दोस्तों इन अकाउंट से फायदा ये होगा कि अगर हम जर्मनी से कोई चीज खरीदते हैं तो हमें उसकी पेमेंट करने के लिए अपने इंडियन रुपए को डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना होगा, बल्कि हम अपने नॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर डायरेक्टली इंडियन रुपए में ही पेमेंट कर पाएंगे, जहां जर्मनी हमारे इंडियन रुपए को अपने पास उस अकाउंट में जमा करके रखेगा और इन फ्यूचर जब भी उसे इंडिया से कोई चीज परचेज करनी होगी तो वो उसी सेम इंडियन करेंसी से हमारे देश के वॉस्ट्रो अकाउंट से इजिली ट्रेड कर लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि पहले वाले मेथड यानी डॉलर से ट्रेड करने में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि आरबीआई को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा, और इस नए पेमेंट सिस्टम में ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जो हमारी करेंसी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दोस्तों आरबीआई के इस मूव के पीछे मल्टीपल रीजंस हैं और इसमें सबसे पहला रीजन है रुपए के फॉल को रोकना और उसे एक स्टेबल करेंसी बनाना। दरअसल होता क्या है कि जब भी हम कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अपने इंडियन रुपए के बदले में डॉलर को परचेज करते हैं तो उससे हमारे रुपए की वैल्यू डाउन हो जाती है और डॉलर की वैल्यू अप हो जाती है। और दोस्तों ये रुपए के फॉल का बहुत बड़ा रीजन है, इसलिए आरबीआई ने एक ऐसा स्टेप लिया जिससे ना तो हमें रुपए को डॉलर में चेंज करना होगा और ना ही इसके लिए हमें कोई एक्सचेंज फी चुकाने होंगे, और दोस्तों इससे हमारी करेंसी अपने आप स्टेबल होती जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई के इस डिसीजन के पीछे दूसरा बड़ा रीजन है टाइमिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 5 महीनों से रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है और इस वॉर की वजह से अमेरिका ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर रूस पर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसके चलते रूस अब चाह कर भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर का यूज नहीं कर सकता। और इन सैंक्शंस की वजह से रूस की सिचुएशन आज ऐसी हो गई है कि वो दुनिया के किसी भी करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार हो गया है, और इस मौके का फायदा उठाने के लिए आरबीआई ने ये डिसीजन खास तौर से इसी टाइम पर लिया है, क्योंकि इस समय रूस के साथ इंडियन रुपए में ट्रेड करना और एक नया ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करना बहुत आसान होगा। साथ ही इस नए ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में रुपए का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जो अल्टीमेटली हमारी करेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों इस डिसीजन के पीछे तीसरा बड़ा रीजन है यूएस का अपने डॉलर की पावर का बार बार मिसयूज करना। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया था कि डॉलर को दुनिया में इजीली एक्सेप्ट किया जाता है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट भी अमेरिका के ही पास है,
ऐसे में दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देश अपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर और स्विफ्ट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और अमेरिका फिर इसी डिपेंडेंसी का गलत फायदा उठाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगाता है और रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से जिस तरह इसने रूस पर सैंक्शंस लगाए हैं, उसे देखकर सभी देश अब पूरी तरह सावधान हो गए हैं, क्योंकि सभी को ये डर है कि अगर कल किसी बात को लेकर उनके रिश्ते अमेरिका से खराब हो गए तो वो रूस की तरह उन पर भी सैंक्शंस लगाकर उन्हें भी बर्बाद कर सकता है। और दोस्तों, यही वजह है कि दुनिया का कोई भी देश अब डॉलर या अमेरिका पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। दोस्तों, इन सभी चीजों के चलते पिछले कई सालों से दुनिया में डी डॉलराइज ट्रेंड चल रहा है, जहां बहुत सारी कंट्रीज धीरे धीरे करके अपनी डॉलर डिपेंडेंसी को कम कर रही हैं। वैसे दोस्तों, पहले भी कई बार डॉलर के खिलाफ इस तरह के ट्रेंड चल चुके हैं, यहाँ तक कि कई साल पहले ही रूस और चीन अपना एक अल्टरनेटिव भी डेवलप कर चुके हैं। और पिछले 2 डेकेड्स का डेटा अगर देखें तो पता चलता है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के अंदर डॉलर की हिस्सेदारी करीब 10% कम हो गई है। और दोस्तों, इसी डी डॉलराइज ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए आरबीआई ने डायरेक्टली रुपी में ट्रेड करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि डॉलर को अपोज करने वाली कंट्रीज को भारत आसानी से रुपी में ट्रेड करने के लिए मना सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो हमारी इंडियन रुपी दूसरे देशों के फॉरेन रिजर्व तक पहुंच जाएंगी, जो कि हमारी करेंसी को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि दोस्तों, ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब इंडिया सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि कई सारे देशों को कन्विंस करके उनके साथ एक बड़े लेवल पर रुपी में ट्रेड करना शुरू कर दे। अब दोस्तों, इंडिया अपने इस प्लान में शामिल करने के लिए कितने देशों को कन्विंस कर पाता है, ये पूरी तरह हमारी गवर्नमेंट और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा इंडिया अगर खुद को एक ऐसी कंडीशन में लाना चाहता है जहाँ दुनिया के सभी देश सामने आकर हमारे साथ रुपी में ट्रेड करें, तो इसके लिए हमें चीन की तरह दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनना होगा, जो कि 1 या 2 साल में होना पॉसिबल नहीं है। खैर दोस्तों, आरबीआई ने ये स्टेप तो बढ़ा लिया है, अब देखते हैं कि उनकी ये कोशिश किस हद तक कामयाब होती है। बाकी दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि यूपीआई ने कैसे भारत के पेमेंट सिस्टम में क्रांति ला दी है, तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।